अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इस्माइल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं HTML और हम पिछले लेक्चर में HTML फॉर्म्स को पढ़ रहे थे। आज हम HTML फॉर्म्स में थोड़ा सा आगे जाएंगे और HTML फॉर्म्स में हमने पिछले लेक्चर में यहाँ तक अपनी फ़ाइल बना ली थी कि ये इनपुट एलिमेंट्स हमने कुछ लिखे थे और इनपुट एलिमेंट्स HTML फॉर्म्स के बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं और डिफरेंट टाइप्स से हमें पता चलता है कि कौन सी इनपुट हम यूज़ करने लगे हैं अपने फॉर्म के अंदर। अब इनपुट एलिमेंट को हम थोड़ा सा तफसील से पढ़ेंगे आज। इसकी डेफिनेशन दोबारा पढ़ लेते हैं। द इनपुट एलिमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म एलिमेंट। द इनपुट एलिमेंट इज़ डिस्प्लेड इन सेवरल वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट जो उसकी टाइप एट्रीब्यूट होती है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट एलिमेंट होता है फॉर्म का। अच्छा, अब हमने कुछ टाइप्स पढ़ ली थी। आज हम ये बारी बारी ये सारी टाइप्स पढ़ लेते हैं जो हमारी प्रैक्टिकली यूज़ होती हैं फील्ड में। ये पहली टाइप है जी इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू बटन। अच्छा, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू बटन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। वैसे तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास बटन ही आएगा। फॉर्म्स का अगर आपको नहीं इल्म, यानी अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं लिया तो काइंडली वो लेक्चर लें ताकि आपको इस लेक्चर की भी भरपूर समझ आए। इसमें हम बटन दे देते हैं तो इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे पास एक ये खाली सा डब्बा सा आ गया। अब अगर हम इसमें वैल्यू लिख दें, यानी इस बटन की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसमें लिख देते हैं जी क्लिक में। रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें जो हमने उस वैल्यू में लिखा था, वैल्यू को एट्रीब्यूट में लिखा था, इसमें वो यहाँ पे आ गया है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं पुश में तो वहाँ पे पुश में लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे पुश में लिखा हुआ आ गया और हम इसको क्लिक भी कर सकते हैं जैसे बटन आम नॉर्मली बटन होते हैं। उसके बाद है जी ये बटन हो गया, हमारी इनपुट टाइप बटन की हो गई। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं जी इनपुट टाइप चेकबॉक्स। चेकबॉक्स जो अब अगर आपने कोई फॉर्म फिल करना हो और वहाँ पे वो कहते हैं कि हमारी आप एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एग्री हैं या नहीं हैं, या और भी काफ़ी सारी होती हैं इनपुट जो हमसे वो डिटेल्स ले रहे होते हैं, उसमें हमने ना कभी कभी टिक मार्क करना होता है कि हाँ हम एग्री करते हैं या ये हमारी स्पेसिफिकेशंस हैं। उसके लिए ये चेकबॉक्स यूज़ होते हैं। रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें ये हमारे पास एक डब्बा सा बना हुआ आ गया। मैं जूम इन करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये हमारे पास एक ब्लॉक से बना, मैं इसको अलहदा लाइन में ले जाता हूँ। ये हम BR एक एक इनपुट के बाद लगा देते हैं ताकि हमें आसानी हो पढ़ने में। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये हमारे पास आ गया है एक चेक बॉक्स। इसको मैं अगर क्लिक करूँ तो ये देखें ये टिक मार्क हो जाता है और अनचेक करूँ तो फिर ये ख़त्म हो जाता है। तो ये है जी चेक बॉक्स, इनपुट की टाइप है चेक बॉक्स। अगर हमने अपने फॉर्म में हमने यूज़ करनी हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे अगली टाइप है जी बहुत मज़े की टाइप है इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू कलर। इसको अब हम ट्राई करके देखते हैं। इनपुट और ये इनपुट का टैग बंद करना है। याद रखना है कि हमेशा पहले टैग बंद करना है। अगर वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो उसको सबसे पहले बंद करना है, वरना वापस बाद में हमें भूल जाता है और फिर एरर आ सकता है। टाइप इसकी दे देते हैं जी कलर, सॉरी इसकी टाइप हमने दे दी कलर। रिफ़्रेश करते हैं, अब ये हमारे पास एक कलर का बॉक्स नज़र आ गया। अब इसको हमने एक खाली लाइन छोड़ने के लिए BR दे देते हैं। रिफ़्रेश करते हैं तो ये अगर हम इस कलर पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास कलर्स आ गए हैं। हम यहाँ पे कलर लिख भी सकते हैं, मतलब RGB का मतलब होता है हर कलर 3 वैल्यूज से मिलके बनता है। रेड ग्रीन और ब्लू उसमें कितना हो उससे वो एक कलर बन जाता है। या फिर हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कलर, तो वो कलर सेलेक्ट हो रहा है। नीचे यहाँ पर भी देखें वो वाला कलर सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे हम मैनुअली भी यहाँ से कहीं पे भी क्लिक करें तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ से ये ब्लू कर लेते हैं, ये हमारा जी कलर हो गया। उसके बाद है जी इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट। अब कभी कभी हम किसी इनपुट पे क्लिक करते हैं और हमारे पास कैलेंडर खुल जाता है कि हमने डेट कौन सी सिलेक्ट करनी है। सपोज हमारी डेट ऑफ बर्थ ही वो मांग रहे होते हैं, तो वो उसके लिए हम कौन सी इनपुट यूज़ कर सकते हैं। इनपुट, ये इनपुट का टैग बंद हुआ, टाइप इज इक्वल टू डेट और ये हमारी आ गई BR, लाइन ब्रेक आ गई।
इसको हम करते हैं रिफ़्रेश। ये हमारे पास आ रहा है जी मंथ कौन सा आपका, डेट कौन सी है और ईयर। अगर मैं मंथ पे क्लिक करता हूँ और अपनी कीज़ से आगे पीछे करता हूँ तो वो भी हो सकता है। डेट पे भी ऐसे ही हो सकता है, मैं अपनी डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ तो आप कीबोर्ड की कीज़ के साथ ईयर भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर ऐसे नहीं करना तो ये कैलेंडर बना आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपनी डेट और डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ से मंथ चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से ईयर चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से लिख भी सकता हूँ ईयर, जो मर्ज़ी। ये हमारी होगी जी डेट की। उसके बाद है जी डेट टाइम डैश लोकल। अब कहीं कहीं हमें डेट के साथ टाइम भी चाहिए होता है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, डेट टाइम लोकल टाइप इज इक्वल टू डेट टाइम लोकल, और हम BR लगाना नहीं भूलेंगे ताकि हमें समझ आए, साथ साथ अगली लाइन पे चल जाया करे। ये हमारे पास आ गया। सारा काम वही है, मंथ और डेट और ईयर वाला। यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं मंथ और ये मंथ की जो भी तारीख हमने सेलेक्ट करनी है। और ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा टैब बना हुआ आ रहा है, मैं थोड़ा सा अगर जूम आउट करूँ तो ये देखें, यहाँ से हम अपना मंथ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से मैनुअली, और यहाँ से हम अपना ईयर भी चेंज कर सकते हैं नीचे से, वरना हम यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमने इसमें देखी है वो है टाइम। इसको अगर हम सेलेक्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे टाइम आ रहा है, AM PM हम जो मर्जी सेलेक्ट कर लें यहाँ से, मिनट्स आवर्स जो भी। और वरना वहाँ पर यहाँ पे हम अपनी कीज़ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं। ठीक हो गया। ये है जी टाइम का इनपुट, टाइम और डेट का इकट्ठा इनपुट। उसके बाद है जी इनपुट टाइप ईमेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ईमेल की। हमने जब अपना लॉगिन करना होता है, किसी अकाउंट में लॉगिन करना होता है, तो हमने वहाँ पे इनपुट देनी होती है एक ईमेल, या हमने यूज़र से लेनी होती है ईमेल। अब वो ईमेल ही टाइप करेगा या नहीं करेगा, वो कुछ और ना टाइप कर दे, उसके लिए ये टाइप बनाई गई है ईमेल की। अब यहाँ पे देखें, ये रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखें, ये नेम की फील्ड है ना, ये टेक्स्ट फील्ड है, मैं इसमें जो मर्जी भी लिख दूँ कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो इनपुट की फील्ड हमने बनाई है, जिसकी टाइप हमने दी है ये ईमेल की, उससे क्या होगा, उससे हम अगर यहाँ पे कुछ भी लिख के सबमिट कर दें तो वो सबमिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो कह रहे हैं प्लीज़ इंक्लूड एन एट द रेट ऑफ साइन इन द ईमेल एड्रेस और इज़ मिसिंग एट द रेट ऑफ, यानी कि एट द रेट ऑफ हमने इसमें नहीं दिया मोस्टली, बल्कि हर किसी ईमेल में एट द रेट ऑफ लाजमी होता है। अब अगर हम ऐसे लिख दें 1 2 3 एट द रेट ऑफ और सबमिट करें, तब भी वो सबमिट क्यों नहीं कर रहा? प्लीज़ एंटर अ पार्ट फ्लोइंग एट द रेट ऑफ डॉट, यानी कि वो कह रहा है कि डॉट के बाद, एट द रेट ऑफ के बाद कुछ और भी लिखना है और उसमें उसके बाद एक डॉट भी आना चाहिए। यानी कि अगर हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं तो ये सबमिट हो गया। तो ये हमारा बहुत हद तक वो हमारी वैलिडेशन लगा देता है कि ईमेल ही लिखे यूज़र, यहाँ पे कुछ और ना लिखे। अगर हमने यहाँ पे टाइप दी होती टेक्स्ट की, या टाइप दी ही ना होती तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट की टाइप चल जाती और हम यहाँ पे जो मर्जी लिख देते, सबमिट कर देते, हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता और हमारे पास गलत इनपुट आ जाती, गलत वैल्यू आ जाती। इसलिए हम यहाँ पे इनपुट की ईमेल की टाइप लिख देंगे ताकि हमें पता चल सके कि वो इनपुट में हमें ईमेल ही दे, कुछ और ना दे। अब कभी कभी हमने फाइल्स अपलोड करनी होती हैं या अपनी DP अपलोड करनी होती है, कोई भी काम करना होता है, तो हमारे पास वहाँ पे इनपुट आ रही होती है और हम उसको जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक विंडो खुल जाती है जिसमें से हम अपनी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए कौन सी इनपुट टाइप है? उसके लिए इनपुट टाइप है जी फाइल की। ये हम टैग बंद कर देते हैं और BR का टैग एक यूज़ कर लेते हैं। अब हम करते हैं रिफ्रेश। ये देखें, ये हमारे पास बने हुआ आ गया सॉरी। ये चूज़ करेंगे हम फाइल को, कोई भी फाइल यहाँ पे से हम चूज़ कर लेते हैं। यही हमने कर ली, तो यहाँ पे उस फाइल का नाम लिखा हुआ आ गया। तो ये है जी फाइल चूज़ करने का तरीका, या इनपुट फील्ड के साथ फॉर्म्स के अंदर। उसके बाद आगे है हमारी इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन। अगर हम किसी भी चीज़ को इनपुट टाइप हिडन दे दें तो वो हमें नज़र ही नहीं आएगी, नाम से पता चल रहा है हमें।
यहाँ पे मैंने एक इनपुट लगाई तो है, लेकिन यहाँ पे देखें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आपको, लेकिन यहाँ पे इनपुट है। ये देखें, ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन जो हमने दी हुई थी, ये ठीक हो गया, लेकिन वो नज़र इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने इसको टाइप हिडन दी हुई है। नेक्स्ट हमारी है जी इनपुट टाइप इज इक्वल टू मंथ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू मंथ, सॉरी रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास मंथ। अब यहाँ पे अगर हम ऐसे ही मैनुअली करना चाहें अपनी कीज़ के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास मंथ आ रहा होगा और इसके साथ ईयर आ रहा होगा, वरना हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपना मंथ भी, और यहाँ से ईयर भी हम कर सकते हैं। ये ईयर भी आ रहा है हमारे पास और मंथ भी आ रहा है, इसमें सिर्फ डेट नहीं आ रही। और अगर हम इसी को यहाँ पे हम एक BR लगा देते हैं, और हम एक अगली जो हमारी टाइप है वो है वीक की, और एक और BR लगा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास वीक आ रहा है कि वीक का कौन सा दिन हो, ठीक है, ये वीक कौन सा हो साल का, यानी कि पहला वीक हो, दूसरा हफ्ता हो, तीसरा हफ्ता हो, 7वां हफ्ता हो, पूरे साल का। यहाँ पे हमारा ईयर आ जाएगा, साल आ जाएगा। यहाँ से भी हम वीक सेलेक्ट कर सकते हैं, ये नीचे हमारे पास वीक्स आ रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे वीक्स आ रहे हैं और राइट साइड पे हमारे पास पूरा मंथ आ रहा है। और वो बता रहा है कि ये 21 जो वीक है उसमें ये 7 दिन आ रहे हैं, 22 में ये 7 दिन आ रहे हैं, 18th में ये आ रहे हैं। तो ये सारा सीन है वीक का। उसके बाद ये वीक भी हमने पढ़ लिया है। अगली टाइप है जी इनपुट नंबर सॉरी। और अगर अब हमने कभी अपना फ़ोन नंबर देना होता है तो वहाँ पे सिर्फ हम नंबर ही लिख सकते हैं, हम वहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिख सकते, अगर आपने नोट किया हो तो हमने उसकी टाइप देनी होती है इनपुट इज इक्वल टू नंबर, ताकि यूज़र जो है वो सिर्फ नंबर ही टाइप कर सके। अगर मैं यहाँ पे अब देखें, एक मिनट, नंबर्स नहीं है, नंबर है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता रहूँ, पूरा कीबोर्ड भी यूज़ कर लूँ, मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ आपके सामने, पर वहाँ पे क्लिक ही नहीं हो रहा, वहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ, अगर मैं यहाँ से नंबर लिखूँ तो वो आ जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे टाइप ही नंबर दी हुई है। ठीक हो गया, तो ये है जी इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। अगला है इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। अगर आपने नोट किया हो, हम जब पासवर्ड लिखते हैं तो वो शो ही नहीं होता। वो शो क्यों नहीं होता? उसको कैसे पता चल जाता है कि ये पासवर्ड ही लिख रहे हैं हमने और ये शो नहीं करवाना आपने? इसको इस तरह पता चलता है क्योंकि उसकी टाइप दी होती है, उसकी टाइप ही पासवर्ड दी होती है। पासवर्ड टाइप दें और जो भी लिख लेंगे ना तो वो नज़र ही नहीं आएगा आपको। उसके लिए वो बस वो डॉट से शो करवाएगा। ये हम करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। ये हमारे पास एक इनपुट आ गई, तो इसमें मैं जो भी लिखूँगा वो सारे सर्कल से शो करवा रहा है, डॉट से शो करवा रहा है। वो हमें पासवर्ड नहीं दिखा रहा कि हमने क्या लिखा है। तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं प्रैक्टिकल में, और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ये ही सारी चीज़ें यूज़ करती हैं जो अब मैं इस लेक्चर में आपको बता रहा हूँ। और आपने काफ़ी दफ़ा ये सारा कुछ खुद भी यूज़ किया हुआ है। रेडियो बटन्स का हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, मैं एक दफ़ा फिर भी वैसे बता देता हूँ एक दफ़ा, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं लिया। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू रेडियो। रेडियो से क्या होता है, हम मल्टीपल्स क्वेश्चन, अगर मल्टीपल चॉइसेस हों तो हम उसमें से एक चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारे लिए ये बन जाता है, ये रेडियो बटन बन जाते हैं। हम एक से ज़्यादा रेडियो बटन बना सकते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि हमने इसमें से एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। अभी 2 हो रहे हैं, हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं नेम के एट्रीब्यूट से, उनको एक जैसा अगर नेम दे दें हम, जैसे हमने पहले जेंडर दिया था, जेंडर नहीं देते हम, इसको टेस्ट दे देते हैं, क्योंकि वो फिर उसके साथ ही मिल जाएगा इसी फाइल में, वो भी नेम इज़ इक्वल टू टेस्ट। तो इसमें से हम जब एक सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा अनसेलेक्ट हो जाएगा, दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो पहला अनसेलेक्ट हो जाएगा। ये देखें, ये मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस के लिए भी हो सकता है, या और भी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ये हमारा यूज़ हो सकता है। अगला है जी इनपुट टाइप रेंज। अच्छा, इनपुट टाइप रेंज क्या करता है, हमने BR नहीं लगाए,
इनपुट टाइप रेंज। अगर आप शॉपिंग करते हैं कहीं पे ऑनलाइन तो वहाँ पे फ़िल्टर्स लगे होते हैं कि आपकी रेंज क्या है। आपने 10,000 से 20,000 तक की शॉपिंग करनी है तो मतलब कि उसकी प्रोडक्ट्स देखनी है तो वहाँ पे इस यहाँ से कर लें, और यहाँ पे हम मिनिमम और मैक्सिमम लिख सकते हैं। तो ये हमारा रेंज का एक पूरा इनपुट बन जाता है जिससे हम काम कर सकते हैं और उसकी वैल्यू ले सकते हैं बाद में जब हमें चाहिए होगी। हम उसे सेलेक्ट करें और उसके हिसाब से फिर हमें प्रोडक्ट शो हो जाएंगी। तो ये सारा इनपुट का रेंज का काम है। ये सारी चीज़ें हमारे फॉर्म्स में यूज़ होंगी। उसके बाद है जी हमारी सर्च। अब सर्च हम जब कर रहे होते हैं कुछ तो हमारे पास वहाँ पे एक तो वही इनपुट रही होती है जो टेक्स्ट की आ रही होती है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। रिफ्रेश करते हैं, ये देखें वही इनपुट है जो ये आ रही है, लेकिन इसमें मैं कुछ लिख रहा हूँ तो ये सिर्फ लिखा जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ लिखता हूँ तो ये देखें आपके पास राइट साइड पे क्रॉस का बटन आ रहा है। मैं क्रॉस करूँगा सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम सर्च बार में यूज़ करते हैं, जैसे ये सर्च बार है एक, ठीक है। ओके, इसके बाद आगे है जी हमारे पास इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। वो हमने यहाँ पे किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट करते हैं तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है, जो भी हमारा फॉर्म होता है। मोस्टली हमारा ये सबमिट का बटन आखिर पे ही होता है। उसके बाद है हमारा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, हमने पढ़ लिया है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम, अब हमने टाइम और डेट तो इकट्ठा ले लिया। अब अगर हमने सिर्फ टाइम लेना हो तो हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करते हैं। ये देखें जी हमारे पास यहाँ पे हम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं मैन्युअली भी, और इस घड़ी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सारा टाइम भी आ रहा है। तो ये हमारा है जी इनपुट टाइप। अगला है जी इनपुट यूआरएल। अब कहीं कहीं पे हमने यूआरएल भी देना होता है एज अ यूआरएल, एज अ यूज़र हमने कभी कभी यूआरएल भी देना होता है। तो यूआरएल का मतलब ये होता है ये जो ऊपर हमारा किसी भी चीज़ का ऑनलाइन का एड्रेस आ रहा होता है उसको हम कहते हैं यूआरएल। लाइक ये जो हमारा एड्रेस आ रहा है ये एक यूआरएल है, पर ये ऑफलाइन है। लेकिन अगर हमारा ये गूगल खोलते हैं हम, और ये जो एड्रेस आ रहा है सारा ये हमारा है जी यूआरएल। मैं इसको अगर कुछ भी दे रहा हूँ, एक मिनट रिफ्रेश कर लेते हैं, ये हमारी एक टेक्स्ट फील्ड आ गई है। मैं इसको कुछ भी दे रहा हूँ और अगर मैं सबमिट करता हूँ तो वो सबमिट नहीं करेगा। क्या कहेगा, प्लीज़ एंटर यूआरएल। यहाँ ये कहीं से भी यूआरएल नहीं लग रहा। हाँ, अगर मैं वो वाला यूआरएल जो भी मैंने कॉपी किया गूगल का, मैं वो सबमिट करूँ तो वो सबमिट कर देगा, क्योंकि उसमें HTTP लिखा हुआ है और सारा यूआरएल का सारा काम किया हुआ है पहले से। उसके बाद हमारे ये तो हो गई टाइप्स ख़त्म। अब हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं अपनी इनपुट के ऊपर, वैलिडेशन लगा सकते हैं कि भाई इसमें ये चीज़ हो, इसमें ये चीज़ ना हो, या ये चीज़ ना हो तो फॉर्म सबमिट ना हो। इस तरह की कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई चीज़ हमारी फील्ड नहीं है, अब जैसे ये सारी खाली फील्ड्स हैं, ठीक है, ये खाली है, ये मेल फीमेल खाली है, तो हम इसको सबमिट करेंगे, सबमिट हो जाता है। ऐसे तो हमारे पास डाटा ही नहीं आएगा। तो उसके लिए काफ़ी सारे हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। पहला एट्रीब्यूट है चेक्ड, स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड शुड बी प्री सिलेक्टेड। अगर हम चेक्ड यहाँ पे लगा देते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो पहले से ही सिलेक्ट हो चुकी होगी। यानी कि अगर हम ये चेक बॉक्स पे लगा कर देखते हैं, इसमें लिखा भी होगा व्हेन द पेज लोड्स फॉर टाइप चेक बॉक्स और टाइप रेडियो। रेडियो, अब कुछ लिखा, कुछ चीज़ें होती हैं वो पहले से सिलेक्टेड होती हैं, आपने सिर्फ नेक्स्ट का बटन दबाना होता है। जब हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो सिर्फ हम नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे होते हैं, और पीछे से उसने पहले से वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया होता है। अब वो पहले से सिलेक्ट कैसे कर लिया, मतलब अभी तो पेज लोड हुआ था, सिलेक्ट कैसे कर लिया। अब जैसे हमारे यहाँ पे 2 रेडियो बटन है, अब हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम यहाँ लिख दें मेल और फीमेल की जगह हम यहाँ लिख दें ह्यूमन, और यहाँ पे लिख दें एलियन, रिफ्रेश कर देते हैं। अब हमें पता है कि जाहिर सी बात है हमारी वेबसाइट वो यूज़ कर रहा है तो वो ह्यूमन ही होगा मोस्टली, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम उसको पहले से सिलेक्ट करके रख देंगे ताकि उसको करना ना पड़े। अगर किसी ने एलियन ने सिलेक्ट करना होगा तो वो कर लेगा खुद ही सिलेक्ट। तो हम उसको क्या एट्रीब्यूट दे देंगे, सिर्फ एक चेक्ड का एट्रीब्यूट दे देंगे। हम यहाँ पे सिर्फ चेक्ड लिखना है, CHECKED। ये हम रिफ्रेश करते हैं कि
ये हमने चेक्ड, ये चेक्ड हमारा काम नहीं कर रहा यहाँ पे। हमने गलत दिया, हमने लेबल के अंदर हम चेक्ड दे रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा काम नहीं कर रहा। ये गलतियाँ हो सकती हैं और हमें काफ़ी दफ़ा कोड में ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो इससे घबराना नहीं है। ये देखें, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ चेक्ड लिखा है, इसमें एक एज ए एट्रीब्यूट ही दिया, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू दे भी दें तो भी ये हो जाएगा। वैसे तो चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड भी लिखें या चेक्ड इज इक्वल टू ट्रू लिखें तो भी हो जाएगा। तो हमने सिर्फ चेक्ड लिखा है। चेक्ड का मतलब है कि ये चेक्ड हो गया भाई, पहले से ही जब भी पेज लोड हो तो ये चेक्ड हो। अगर हमने एलियन को करना है तो हम एलियन की इनपुट के अंदर जाके सिर्फ चेक्ड लिख देंगे, रिफ़्रेश करेंगे, ये देखें पेज लोड हुआ है, मैंने सेलेक्ट नहीं किया, पहले से चेक्ड है। उसके बाद अब हम जो हमने चेक बॉक्स बनाया है हम उसको भी पहले से ही चेक कर सकते हैं। ये इन दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, चेक बॉक्स के लिए भी और रेडियो बटन के लिए। ये देखें, ये रेडियो बटन भी पहले से सिलेक्ट हो गया और ये हमारा चेक बॉक्स भी। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, वो नहीं मसला, लेकिन ये पहले से ही हमारा यानी कि डाटा पहले से फिल्ड होगा, लेकिन यूज़र इसको चेंज कर सकता है। अगला है जी डिसेबल। अब अगर कुछ इनपुट फील्ड्स होते हैं कि हम उसको डिसेबल कर देते हैं कि भाई वो यूज़र उस पर काम नहीं कर सकता, वो या तो एडमिन के लिए होती हैं या कुछ और। स्पेसिफाइज दैट इनपुट फील्ड शुड बी डिसेबल्ड, यानी कि वो चीज़ डिसेबल है। सपोज अब हम इस कलर वाली इनपुट को या फिर हम इस नंबर वाली इनपुट को डिसेबल कर देते हैं। डिसेबल्ड कर दिया, ये सारे पास्ट में जैसे चेक्ड है और डिसेबल्ड आखिर पे डी लगे हुए हैं। अब हमने ये रिफ्रेश कर दिया। अब ये थी नंबर वाली इनपुट, ठीक है। मैं एक दफ़ा इसको आपको दिखा देता हूँ आपको। ये वाली वीक के बाद वाली नंबर वाली इनपुट है और मैं इसमें लिख रहा हूँ तो लिखा जा रहा है, लेकिन जैसे मैंने इसको डिसेबल्ड दे दिया और रिफ़्रेश किया तो ये देखें मैं इसमें क्लिक भी नहीं कर सक रहा, ठीक है। अगर मैं इस टेक्स्ट वाली को भी दे सकता हूँ ये सारा कुछ, इसको मैं डिसेबल दे दूँ, ये देखें ये ग्रे सा हो गया और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये डिसेबल्ड का काम है, वो चीज़ ही डिसेबल कर देगा। मैक्स लेंथ स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर फॉर एन इनपुट फील्ड। हम अगर इनपुट फील्ड में मैक्सिमम लेंथ दे दें तो वो उतने कैरेक्टर्स के बाद लिखना बंद कर देगा। आप लिखते रहें लेकिन वो लिखेगा नहीं। सपोज मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, मैंने डिसेबल हटा दिया है तो मैंने ये 1 2 लिख दिया। अब उसके बाद मैं जो भी लिखी जाऊँ वहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा। मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से भी दिखा देता हूँ। ये मैंने हटा दिया सारा कुछ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी A B C लिख रहा हूँ, लेकिन कुछ भी लिख रहा हूँ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैंने मैक्सिमम लेंथ 2 दे दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास वैल्यू। वैल्यू वाला हमने पढ़ लिया। वैसे तो हमने किसी भी इनपुट फील्ड की पहले से कोई वैल्यू देनी हो, यानी लिखे बगैर हमने इसको कोई वैल्यू देनी है। सपोज करें हमने इसी इनपुट को, टेक्स्ट वाली इनपुट को वैल्यू दे देते हैं स्माइल। ठीक हो गया। मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो पहले से स्माइल लिखा हुआ है। मैं इसको रेज भी कर सकता हूँ, मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लोड करूँगा पेज, जैसे ये पहले से प्री सिलेक्टेड है वैसे इसकी वैल्यूज़ भी प्री जनरेटेड होती हैं। ठीक हो गया। जैसे इसमें हमें कुछ चीज़ें पहले से पता होती हैं, ऐसे ही अगर किसी कोई इनपुट फील्ड ऐसी है जिसमें हमें पता होगा कि इसमें क्या आना है, हम उसकी वैल्यू पहले से डिफाइन कर देंगे। तो ये है जी वैल्यू का काम। अब वैल्यू का काम हमने पढ़ लिया। अब एक और यहाँ पे एक चीज़ आ रही है मेरे जहन में, मैंने कहा आपको बता दूँ ताकि रह ना जाए। अब यहाँ पे इनपुट्स हैं और हमें पता नहीं है कि किस में हमने क्या लिखना है। यहाँ पे काफ़ी सारे इनपुट्स हैं ना, खाली बॉक्सेस ही बने हुए हैं। अब उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक एट्रीब्यूट आता है प्लेस होल्डर का। प्लेस होल्डर के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमें यार यूज़र को नज़र आएगा कि हम इसमें क्या लिख सकते हैं, वो हमारी गाइडेंस के लिए होता है। हम यहाँ लिख देते हैं योर फर्स्ट नेम, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है योर फर्स्ट नेम ग्रे से कलर का, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे सिर्फ कर्सर अपना डालूंगा और उसके बाद लिखना शुरू करूँगा तो ख़त्म हो गया, और मैं वापस ख़त्म करूँगा तो वापस आ गया। यानी कि हमें गाइड हो रहा है, यूज़र को गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखना है। इसको कहते हैं प्लेस होल्डर, यानी वो हमारी जगह ले रहा है।
अगर और भी हमने किसी चीज़ में यहाँ पे ये लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डिसेबल कर दिया इसको, हम वैसे यहाँ पे लिख सकते हैं प्लेस होल्डर। वैसे ही एट्रीब्यूट है जैसे बाकी सारे एट्रीब्यूट हैं। योर फ़ोन नंबर, इससे काफ़ी सारा काम हमारा हो जाता है। देखें ये डिसेबल है लेकिन हमारा वहाँ पे जो हमने प्लेस होल्डर दिया है वो आ रहा है। ठीक हो गया। आगे भी हम इसमें सारों में दे सकते हैं जिसमें हमने देना है योर पासवर्ड। ये हमारा पासवर्ड आ गया। आगे है जी रीड ओनली। रीड ओनली का क्या है, अगर हम किसी चीज़ को रीड ओनली दे दें तो उसमें हम ना लिख नहीं सकते, यानी अब हम हर इनपुट फील्ड में चेंज कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने किसी इनपुट फील्ड को रीड ओनली दे दिया है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब सपोज हमने इसको वैल्यू दी थी जैसे पहले, लेकिन रीड ओनली फिर हम उसको ही देंगे जिसको हमने पहले से एक प्री डिफाइंड वैल्यू दे चुके हैं हम, कि भाई आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हम इसको वैल्यू देते हैं इस्माइल की और हम यहाँ पे लिख देते हैं रीड ओनली, यानी कि रीड ओनली का मतलब सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इस्माइल लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और बटन भी दबा रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो रीड ओनली है, उसको आप राइट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगला है जी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का क्या काम है कि अगर रिक्वायर्ड किसी भी चीज़ पे होगा तो आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, आपको ज़रूर उसको फिल करना ही है। अब मैं वीक वाली को रिक्वायर्ड अगर दे दूँ, ये मैंने रिक्वायर्ड वीक वाली को दिया, याद रखना है ये वीक लिखा आ रहा है और इस पर मैंने खाली दे दिया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तब चेक करता है ये फॉर्म जब सबमिट होता है। सबमिट करने से पहले वो कुछ भी चेक नहीं करेगा अगर कोई चीज़ खाली है या ईमेल गलत है या ऐसा कुछ भी है। अभी आप लिख देंगे तो कुछ नहीं कहेगा, यहाँ पे भी लिख दें, यहाँ पे भी लिख दें, या यूआरएल भी गलत लिख दें, लेकिन जब तक वो सबमिट नहीं ना आप करेंगे। ये देखें सबसे वो ये ईमेल का उसने एरर निकाल दिया। अब अगर आप इस ईमेल के एरर को सही कर दें, अब फिर सबमिट करें तो उसने अब अगला क्या निकाल दिया कि ये फील्ड खाली है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर क्या लिखा था, रिक्वायर्ड। अब अगर हम इस फील्ड को भी सही कर दें, ये होगी। अब फिर वो एक एरर निकालेगा कि ये यूआरएल ही नहीं है, तो हमें इसको यूआरएल बनाना है। ये सारे काम तब करेगा जब वो सबमिट, एक एक करके वो एरर देगा, एक एक करके आप सही करेंगे और फिर आगे जाके वो फॉर्म सबमिट होगा। अगला है जी साइज़। स्पेसिफाइज द विड्थ इन कैरेक्टर ऑफ एन इनपुट फील्ड। साइज़ का हम ये देख लेते हैं। टेक्स्ट की फील्ड पे देखते हैं इसको। ये हमारी टेक्स्ट की फील्ड है। ये देखें साइज़ का मतलब ये कि हमने विड्थ उसकी कितनी करनी है, छोटी करनी है, बड़ी करनी है, उसको हमने px में देना है। जैसे इमेज की हम विड्थ करते थे px में, ऐसे ही हम इसकी भी विड्थ कर सकते हैं। हमने कितने करैक्टर सामने शो कराना है, लिखे तो जितने मर्जी जा सकते हैं, वो आगे लिखते रहेंगे, लेकिन हमने कितनी रखनी है, या हम 2px भी कर सकते हैं। ये देखें इतनी से हो गई है। ठीक हो गया। अब अगर हम सबमिट करें तो हमारा कहाँ पे एरर है कि ये हमारी फील्ड नहीं है और ये हमारा यूआरएल नहीं है। अब अगर हम सारा कुछ सही कर दें तो हमारा फॉर्म इंशाल्लाह सबमिट हो जाएगा और हमारा सक्सेस वाला मैसेज आ जाएगा। अब हम सबमिट करते हैं तो योर फॉर्म इज़ सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये था जी सारा फॉर्म, और उसमें हमारी इनपुट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट थी और उसकी हमने सारी रिस्ट्रिक्शंस भी आज पढ़ ली हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा आज का लेक्चर हो गया और काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये। तो होपफुली आपको समझ आई होगी, और अगर कुछ समझ नहीं आई तो काइंडली कमेंट करें ताकि मैं आपका मसला हल कर सकूं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, सारे लेक्चर्स की प्रैक्टिस किया करें ताकि आपके जो भी मसले आएँ वो मैं हल करूं और आपको ये चीज़ समझ आए, प्रैक्टिकली भी समझ आए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।